बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही उम्दा कपल ने ज्वाइन किया है। जो मेरे मेहमान हैं वो सिटिंग MPA हैं और उनकी जो अहलियाँ हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत लुत्फ़ आएगा इन दोनों से बात करके। इनकी ज़िंदगी की जर्नी क्या है, स्ट्रगल क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ज़िंदगी में आने वाली कामयाबियों को, खुशियों को, कभी कभी चैलेंजेस होते हैं, नाकामियाँ होती हैं, उन सब को ये कपल कैसे हैंडल करता है। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ आलम साहब। वेलकम टू द शो एजाज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस शो के वसासत से। मैं समझता हूँ बड़े लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात जी हुई जी है। जी। और अच्छी बात यह है कि आज आप अहलिया के साथ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौजूद है महनाज जावेद साहबा। वेलकम टू द शो महनाज साहबा। जी थैंक यू सो मच वसी साहब, आपने मुझे बुलाया, बल्कि हम दोनों को बुलाया और इसी बहाने आपसे भी मिलने का मौका मिल गया। थैंक मुझे यू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखती हैं इनके शोज़, जब भी पहले भी हमारे शोज़ में आते थे? जी जी बिल्कुल देखती हूँ। जैसे ही इनके शो आने होते हैं हम पूरी फैमिली जो है इकट्ठे हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि अब इस टाइम आना है प्रोग्राम, तो हम अपने बाकी के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं, तो उनको कैंसिल कर देते हैं और बैठ जाते हैं। हमारे शोज़ में तो आगे बहुत खिलखिलाते हैं, हंसते हैं और जुमले कसते हैं। तो घर में भी ऐसे ही रहते हैं या घर में जैसे कहते हैं कि ज़रा टेढ़े टेढ़े होकर रहते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी है। मुझे पता था यही निकलेगा इससे। तो बल्कि मैं समटाइम्स इनको कहती होती हूँ कि भाई बाकियों के साथ तो बड़ा खिलखिला के हंस रहे होते हैं, जब घर पे आते हैं फ़ोन पे आते हैं, फ़ोन पे ही जाते हैं। लेकिन पता नहीं, एक कुदरती बात है कि बंदा घर में घुसता ही है तो डिप्रेशन से फील करता है। हालांकि मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा सुकून वाली जगह होती है। हाँ, होती ही वही है। लेकिन औरत नहीं होती, मर्द तो इंज ही है जिवें साइकिल चोर फड़िया है। नहीं तो एजाज साहब, ये तो गिला आ गया। वैसे बहुत सारी खवातीन का ये गिला होता है, क्यों, ऐसा क्यों है? मैं समझता हूँ कि जब एक वक्त आता है, आप जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनका एक दिन अच्छा होता है, एक दिन बुरा होता है। तो इसलिए उनको समझ नहीं लग रही होती कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर इस तरह की जब बातें होती हैं तो बंदा इतना ज़्यादा बोझल घर में घुसता है ना कि फिर वो कहता है कि बस यार अब कोई मेरे से बात ही ना करे। हम लोग भी समझते हैं, एज ए फैमिली समझते हैं, और पूरा हम इनको जो है वो कोशिश करते हैं कि इनके साथ ताउन करें और किसी किस्म का घर पे टेंशन ना दें। और मैं भी, और खुदा का शुक्र है कि बच्चे भी, हम लोगों को पता होता है कि पूरा दिन जो है वो बड़ा टफ गुजरा होगा, बहुत से चैलेंजेस को फेस किया होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग कम से कम कोई ऐसी बात करें या कुछ ऐसा। हाँ, थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो फिर ज़रूर हम, अगर हमारे गिले शिकवे हैं तो फिर हम करते हैं, लेकिन एकदम से आते नहीं। कि किस किस्म के गिले शिकवे आपको होते हैं? थोड़ा सा होता है तो यही होता है, जैसे अभी आपने टाइम देने की बात की या कहा कि घर पे कैसा होता है। आज वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात होगी और मेरा सर से सवाल है कि फिर औरतें जब ये सोचती हैं तो आदमियों को भी तो सोचना चाहिए कि पूरा दिन वो घर पे खाना, बच्चों की खिदमत, देखभाल, इन लॉज की खिदमत, तो फिर जब वो घर आए तो अपना मूड प्लेजेंट रख के आए। आपने दुरुस्त की। लेकिन हम वुमेन एम्पावर की रिस्पेक्ट करते हुए घर जाते हैं, घर चले जाते हैं। यही बहुत है। यही बात है। ये है असल में 70s 80s वाली। नहीं, वैसे सवाल तो बनता है। ये देखे ना, 70s 80s 90s की अपनी वो थी, मगर अब दुनिया में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ सामने भी आया है। कुछ चीज़ें हमने देखा है, हमारे सीनियर्स या हमारी जो 80s के 70s के लोग हैं वो कर नहीं पाते, मगर अब ये मानते हैं कि हाँ भाई, ये जैसे फातिमा साहबा ने बात की, इस रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये जो जेंसी जो है उनकी हद तक तो ठीक है, लेकिन जो हम नहीं कर सकते। अब चूंकि हम समझते कि फिक्स हो गए हैं, पुख्ता हो गए हैं, तो यकीनी तौर पर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये ज़रूर आज जो पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है और ये होना भी चाहिए। आज देखें ना जी, वर्किंग प्लेस पे हमें ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ी अहम। तो ये सबसे अहम बात है। इंसानियत का एहतराम है, ये ख़वातीन का एहतराम है, ये तो बिल्कुल किसी भी तखसीस के बगैर होता है और होना चाहिए। इससे कतई नज़र कि किसी के ख्यालात क्या हैं। बिल्कुल शाह साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। आप देखेंगे इल्हामी किताबों में भी, कुरान मजीद में भी, बाइबल में भी जो ख़वातीन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। बेशक। तो आप देखें कि
बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ने तो सबसे पहला जो मेरिकल किया था वो अपनी वालदा के कहने पे किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस तरह की बात है कि ख़वातीन को कुरान मजीद में भी बहुत ख़वातीन का दर्जा रखा गया है। हमारी सोसाइटी उस तरह से ख़वातीन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही जिस तरह मगरब में ख़वातीन को दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी अब तब्दीली आ रही है और लोग अब जो लोग एक बड़ी दकियानासी सोच के साथ कहते थे कि ख़वातीन ने पढ़ना नहीं, आप देखें कि लाहौर में अब हमारी बच्चियाँ जो है वो अपने खुद कन्वेंस ला रही हैं। जो आप बल्कि कह रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले मैंने देखा कि वो शुरू में लोगों के लिए ज़रा वो एक नई बात थी और बाज़ औक़ात कोई इशारा करता, इशारा बुरे मानों में मैं नहीं कह रहा, बस एक दूसरे को इशारा करते थे कि भाई देखिए वो खातून जा रही। कल मैं देखा तो 2 बच्चियाँ बैठी हुई थी, एक नहीं 2 बैठी हुई थी और दोनों चलती चली आ रही थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने ना मुड़कर देखा। वो बिल्कुल ऐसे अब रूटीन होती जा रही है, जैसे कोई भी शख्स जा रहा होता है ऐसे वो भी जा रही हैं और बड़े एतमाद के साथ, बड़े अच्छे तरीके से। हाँ, और जो रिलीजन के हवाले से बात की तो आप देखिए बीवी मरियम का जितना एहतराम है पूरी दुनिया में, और मुसलमान भी जितना एहतराम करते हैं, मसीही बरादरी के यहाँ भी जितना एहतराम है, वो भी फिर हमारे यहाँ जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी है उसके अंदर आप देखिए अभी जैसे कि आपने बाइबल का रेफरेंस दिया, आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बीबी फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं, और उसके अलावा भी कुछ ख़वातीन के एहतराम में आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की साहबजादी जब तशरीफ़ लाईं तो आपने अपनी चादरें मुबारक उनके एहतराम के लिए बिछा दी। तो उसका मतलब ही ये है कि जब हमारे पैगम्बर इतना एहतराम करते हैं तो हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है कि भाई वो औरत का एहतराम जो है वो करे। बल्कि कुरान मजीद में तो सूरा मरियम जो है जी इस बात की वाज़ेह निशानी है। तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी तब्दील हो रही है, और लेकिन जारी बात है, आपको पता है कि नए कल्चर के लिए सदियाँ लग जाती हैं। जी जी जी। ये फरमाइए, शादी आप दोनों की मोहब्बत की है? जी बिल्कुल जी। ਤੁਸੀਂ बड़ी हौली किया जी पुरानी गल हो गई है जी। मौका भी पर है। तो आप में से किसने यानी कि प्रपोज किया था जिसे कहते हैं? बस आपको पता है कि मोहब्बत कभी एक तरफा तो होती नहीं है। नहीं होती है। वो जिनको होती है वो बसानो वट्टे मारते फिरते होंगे। वो तो देखे ना, 2 तरफा तो तब हुई ना जब दूसरे ने भी उसको इंडोर्स कर दिया या हाँ कर दिया, मगर इब्तिदा किसने की थी? जी। इब्तिदा तो आपको पता है कि पहले ये शर्फ जो है मर्दों को ही हासिल है। अच्छा। ये पाकिस्तानी तारीख में तो मर्दों को ये मकाम हासिल है, ये पहल उन्होंने की है। आप उस वक्त ओकाड़ा में रहते थे दोनों? जी हाँ, ओकाड़ा में। तो आपकी मुलाकात कहाँ हुई? हमारी क्लोज फैमिली रिलेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जानते नहीं थे, गलियां च खलो के रुके सुटते रहे हैं। हमारा फैमिली रिलेशन क्योंकि आपने लिख के दिया था उस जमाने में इन्हें? नहीं, टेलीफोन होते थे उस नहीं तो याद पड़ता है आपको वो दिन वो वक्त? जी सारा कुछ याद है जी। ये तो घबराए में आप ही शेयर करेंगे। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि फैमिलीज का भी था आपस में मिलना गिलना, और फिर चर्च भी आना जाना, प्लस फिर फ़ोन पे भी बातचीत हो जाती थी। तो इसी तरह बातचीत तो हुई। इजहार कहाँ किया था? फ़ोन पे किया था। फ़ोन पे किया था। फिर उसके बाद कोई जालिम समाज नहीं आया कोई बीच में बेगम साहबा? नहीं, वो बस छोटे मोटे मामला तो होते हैं, लेकिन इस तरह कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। किस किस्म के मामलात रहे? वो सारी बात है कि आपको पता है लव मैरिज होती है तो आपको पता है पहले पेरेंट्स नहीं मानते, तो इसी तरह के पेरेंट्स क्यों नहीं मामले मानते थे पहले उस जमाने में? अब भी जब नहीं मानते तो अब भी नहीं मानते। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में ना जो पेरेंट्स हैं ना, जैसे हम भी अभी पेरेंट्स हैं, तो हमारी भी, हालांकि आज का दौर वैसा दौर नहीं है, लेकिन हमारी भी डिमांड होती है कि बच्चा हमारी मर्जी से ही सब कुछ करे। हम उसको उसके ज़हनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, खुल के साह न लेने उनको। तो यही जो कल्चर है ना, ये तो आपको पता है सदियों से चलता है। तो शादी की डेट याद रहती है? क्यों नहीं जनाब, जंगे अजीम तो हर किसी को याद है। तो इसलिए शादी की डेट किसको याद नहीं रहती। ये इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, खाना वाना दे देती हैं आप इन्हें फिर शाम? जी जी बिल्कुल देती हूँ, बल्कि जब आते हैं जिस भी टाइम पे आते हैं इनको फ्रेश खाना मिलता है। फ्रेश खाना मिलता है? फ्रेश खाना मिलता है। और इन्हें जरूरत नहीं होती, कहते हैं नमक तेज है। नहीं तो आपने डेट का पूछा, डेट पूछे भी तो सही ना। हाँ जी, एजाज साहब। हाँ जी सर, 16 फरवरी।
16 फरवरी। जी जी। ईयर भी पूछ लें, फिर मैं करेक्शन बाद में करूंगी। 96 से 16 जनवरी 1997। ओहो सर इनके सुनाए। बच्चों का डेट ऑफ एजाज साहब शर्मिंदा करवा दिया आपने आज हमें। तो नाज़रीन स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा महनाज जावेद साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज आलम साहब, और प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद आप साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, तो आज के मेहमानों के लिए हमारी टीम ने बड़ा प्यारा पैकेज तैयार किया है, वो चल के देखते हैं। अच्छा है जी, कुड़ी दरवाजा खोल दिया डिग पनी ठम काफी चाय। वाह, मूड इनका वैसे कब अच्छा होता है? जो तो बेगम साहब लागे ना होन। अच्छा, एक बात मैंने नोट की जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक सिटिंग एमपी हैं आप, और म्यूज़िक से बड़ी मोहब्बत है आपको कि आपने पीछे गुलाम अली साहब की तस्वीर लगी हुई है। जो बेगम साहब उच्ची बोलते हैं तो सर जी गुलाम अली साहब ने सुनने लग पैंदे ने। गुलाम अली साहब चूँकि मेरे बेटे के उस्ताद है और हमारा उनके साथ फैमिली रिलेशन है, वाह। तो जारी बात है वो पसंद भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि बड़े सगीर की एक लीजेंड। क्या बात है, क्या तो बात, नो डाउट। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। तो यकीनी तौर पर उनको सुनते भी हैं। उससे पहले जगजीत सिंह को सुनते थे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है अपने आर्टिस्टों का, अपने अहद के जो बड़े लोग होते हैं उनका इस तरह से एहतराम करना। ये आपके घर की तस्वीर है? जी, घर की। मैं समझता हूँ बहुत काबिले तारीफ बात है, क्योंकि हम लोग कहते तो हैं मगर मेरे ख्याल में इतनी मोहब्बत और इतना एहतराम जो है, जो डिज़र्व करती हैं ये शख्सियात। पूरी ज़िंदगियाँ इन्होंने दी, इनका टैलेंट और फिर रियाजत और मेहनत, और फिर कितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ना। जी जी, देखें आज आप देखें जिस राह में भी लोग आए हैं उसमें देखें कि गुलाम अली साहब हैं, जगजीत सिंह थे, उसके बाद लता थी, जी, मेहदी हसन खान साहब थे, हाँ जी, और भी मेहदी बड़े हसन गाने खान साहब। हैं। तो ये देखें आज इनके गैप को कोई भी फिल नहीं कर सकता। हमारे ए नैयर साहब थे, कितना। जी हाँ, ए नैयर साहब। ए नैयर, देखें ए नैयर जैसा उनका एक स्टाइल था, वो स्टाइल उसके बाद आज तक जो है मिल नहीं सका, प्लेबैक को भी दूसरों को भी। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि अभी तक उस टैलेंट को हम छू नहीं सके जो स्टैंडर्ड गुलाम अली साहब ने या ए नैयर ने या मेहदी हसन खान साहब ने दिया। तो अभी हम फिल्मी उसमें तो ए नैयर साहब को बहुत, जी हाँ, बहुत। तो आपको खुद भी है गाने का शौक? नहीं, मुझे गाने का तो कोई शौक नहीं, मुझे सुनने का शौक, सुनने का है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है। एज ए पॉलिटिशियन भी मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, पिछले टेन्योर में 4 साल में मिनिस्टर रहा हूँ। मेरे पास 4 पोर्टफोलियो थे। तो मेरे पास आर्कियोलॉजी भी रहा है, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन आर्किटेक्ट इंजीनियर था। ह्यूमन राइट्स भी रहा है, इंटरफेथ हार्मनी भी रहा है, मिनारिटी फेयर भी रहा है। तो मेरा ये आज मैं पहली दफ़ा आपके सामने इजहार कर रहा हूँ इस बात का कि मेरा बड़ा दिल करता है जिस तरह आप शेर बोलते हैं कि दूसरे शोरा बात करते हैं, उनको ज़ुबानी शेर याद होते हैं, लेकिन मैं पता नहीं समझता हूँ कि मैं कोई कुंद ज़ेन हूँ, मुझे कोई शेर याद ही नहीं होता। नहीं, कुंद ज़ेन की बात नहीं, अपने शौक की भी बात होती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात शौक भी होता है। सर मुझे बहुत शौक है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात शौक भी होता है और ज़ौक़ भी होता है, ऐसा नहीं है, मगर बस कुछ मामलात में इंसान का जहन नहीं चलता। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, यही अहम बात है कि आपको शौक़ है, ज़ौक़ है और आप चाहते हैं और आप इसका एतराफ़ कर रहे हैं, एक सिटिंग MP हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, बड़ा मतलब कि बहुत
आज के देखिए अहमद फराज या आप जैसे, ये तो अपनी बात है, लेकिन आजकल हमारी यंग जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं जी जी, हर दौर में के होते हैं। ख़ास तौर पे पंजाबी पोइट्री में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो ये एक बड़ी अहम बात है। इनसे कह दिया करें, याद करके आपको सुना दिया करेंगी। ये भी मुझे लगता है मेरे साथ की है। मुझे भी मतलब शेर इनको याद होते भी बिल्कुल इनको भी ज़िंदगी में एक ही शेर यार नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है। आपको सिर्फ यही याद है इकबाल का शेर? नहीं, मुझे 2-3 याद है लेकिन मुझे भी शेर याद नहीं रहते। अच्छा, जी। और आपको कैसा म्यूजिक पसंद है बेगम साहबा? मुझे म्यूजिक मैं सुन लेती हूँ जो कानों को अच्छा लग रहा हो। बेगम साहिबा, आपके बेटे भी तो सिंगर हैं, तो उनके कोई गाने, और अगर उन्होंने कोई OST भी गाए हैं ड्रामों के लिए, तो वो हमसे शेयर करें ना। जी बिल्कुल। रिसेंटली अभी जो रमज़ान में ड्रामा आया हम टीवी का, ये लड़के भी तो ऐसे करके ड्रामा का। तुम लड़के भी ना, ये देख लें बेगम साहबा, यानी कि इनको ना शादी की डेट याद है ना सन याद है, ठीक है, और बेटे ने जिस ड्रामे को OST दिया है वो इनको याद है, उसका नाम याद है। ये फ़र्क है। एजाज साहब, यानी कि जिस खातून ने परवान चढ़ाया, बच्चे को इतना टैलेंटेड किया, उसकी क्रिएटिविटी को इंतहा पे पहुंचा दिया, उनके साथ ताल्लुक़ की इब्तिदा आपको याद नहीं है। तुमसे ही है राबते, तुमसे ही है रवानियाँ, तो ये OST था उसका। लास्ट ईयर शहजादी ड्रामा ग्रीन चैनल का, उसका OST था। और लास्ट ईयर में ही एक फिल्म आई थी, पाकिस्तानी फिल्म थी, उसका भी उसने एक सॉन्ग जवानी मस्तानी, जवानी मस्तानी फिर का। देख लो। जी ये भी बता दूं उसकी हीरोइन आमना लियाज थी, आपको तो नाम की वजह से याद होगा, जवानी मस्तानी की वजह से। उसमें सॉन्ग उसका अच्छा था, राहत अली फतेह अली खान साहब का था, नाम ज़्यादा पसंद नहीं आपको? और साथ जो इसका जोशवा का था। नाम आपको ज़्यादा पसंद नहीं है? नहीं, नाम ठीक है, अच्छी एक्टिंग की है उस लड़की ने। नहीं, मैं कहूँ फिल्म का टाइटल। नहीं, टाइटल का कोई इतना नहीं है, वो इस उम्र में जवानी मस्तानी तो नहीं ना हो सकती। तो ये उम्र में तो याद आती है साहब। आपने कहा एक साहबजादे डॉक्टर हैं आपके, एक जो है म्यूजिशियन हैं, और और एक रैप। डॉक्टर बन रहे हैं। बन रहे हैं, मतलब तीनों दुनियावी लिहाज से कामयाब बिल्कुल, हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे तो ही। इसमें आपका समझते हैं एजाज साहब ज़्यादा दखल है, आप या समझते हैं कि भाई बेगम साहबा की तरबियत और नहीं, इनकी मेरा तरबियत? उनकी तरबियत में एक ज़ीरो बराबर भी नहीं है, ये इनका ही है सारा। देखिए, मेरे जैसा शख्स जो है, जो कि मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास से हो, और फिर वो पढ़ के आर्किटेक्ट बन जाए, फिर उसके बाद वो पहली दफ़ा MPA बने और पहली दफ़ा मिनिस्टर बन जाए। आप गूगल करें, आप जो चैट GPT पे जाएं, तो आप मेरा नाम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने सर्व किया है, ऐसा ही नहीं है। फिर मुझे मौका मिला है, मैं USA का स्टेट गेस्ट रहा हूँ, मुझे जिमी कार्टर साहब ने उधर स्पेशल एज ए गेस्ट बुलाया था। फिर मुझे यूरोपीय पार्लियामेंट में ख़िताब करने का मौका मिला है, मुझे जर्मन पार्लियामेंट में ख़िताब करने का मौका मिला है। तो इस तरह जितने बड़े नेशनल फोरम है इंटरनेशनल, उनमें मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि माशाल्लाह। मेरे जैसा शख्स कि जो मतलब कि ग्रास रूट लेवल से यहाँ तक पहुँचना, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम। तो आप समझते हैं कि भाई बेगम साहबा का हाथ जो है बहुत ज़्यादा है बच्चों की तरबियत? जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम 100%। इनको बिल्कुल यानी कि मुनफरिद इंसान बना के भेजेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जो इन्होंने एतराफ़ात कभी नहीं किए होंगे आज आप कर। गाहे गाहे बुलाते रहा करो। बहुत अच्छे। यानी कि आपका प्रोग्राम जो है ना, वो बंदों को ग्रूमिंग के लिए आपके नहीं, लेकिन मुझे देखिए, आप जो सच्ची बात है, जो एजाज साहब को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने ईमानदारी से कहा, उन्होंने कहा मेरा तो जीरो तो खैर क्या होगा, लाज़िम बात है कि अपनी इतनी कंट्रीब्यूशन होती है मर्द की भी, मगर ये है कि उन्होंने बड़ी फराख दिली से ये कहा कि भाई बेगम साहबा। देखिए, आपकी मिसेज एजुकेशन सेक्टर से हो ना, तो आपके पास ये एडवांटेज होता है कि बच्चे उसके साथ ही स्कूल जाते हैं और साथ ही वापस आ जाते हैं। तो अदरवाइज अगर आपकी मिसेज एजुकेशन सेक्टर से नहीं है, तो फिर ये आप पर बोझ है सारा कि आपने छोड़ के आना, लेके आना। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांटेज है ये इस बात का। मैंने ज़िंदगी में इतने प्रैक्टिकल लोग कम देखे होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एजाज साहब, ये अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, बच्चों के साथ अपने, और बहुत आप खिदमत करें मुल्क की, कौम की, कम्युनिटी की अपने। ये फरमाइए, अभी जिमी कार्टर का जिक्र किया आपने, तो मुलाकात रही आपकी जी उनसे? जी बिल्कुल।
वो ज़रूर शेयर कीजिए, चूँकि वो एक ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और ऐसे सियासतदान थे। सियासतदान के साथ बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें हमेशा वाबस्ता होती हैं, उसने बहुत सारे फैसले ऐसे करने होते हैं, बहुत सारे लोगों को उससे इख्तलाफ होता है। मगर अभी जब उनकी डेथ भी हुई है तो एक सादा से एक छोटे से घर में वो रहते थे, और ये जो पहलू था उनकी शख्सियत का, ये बहरहाल एक बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और जिमी कार्टर ही वो शख्स थे जिनको ज़िया साहब ने कहा था कि ये पीनट्स हैं जो आप हमें अमेरिका उस वक्त देगा, जो अमेरिका ने ऑफ़र किए थे पाकिस्तान को ना। और ज़िया साहब का जो जुमला था ना, बड़ा दो धारी तलवार की तरह था। पता है क्यों? क्योंकि जिमी कार्टर की जो फैमिली थी मूंगफली की काश्त किया करती थी। तो ये एक बड़ी टेक्निकल बात है इस जुमले के अंदर, कि वो उन्होंने इस जुमले को ऐसे इस्तेमाल किया था जिसकी एक अपनी और बहुत ही इन डेप्थ मानवियत भी थी, क्योंकि इनकी फैमिली भी उससे वाबस्ता थी जिमी कार्टर की। जी प्लीज़। देखिए, अमेरिकन सिस्टम में मैंने एक बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ देखी है कि उनका जब प्रेसिडेंट रिटायर होता है तो उसके पास एक टास्क दिया जाता है। कोई ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा है, कोई शेल्टरलेस पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है ना, पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट रिटायर होता है उसका पता नहीं चलता वो किधर गया वो। कभी कभी जेल होता है। ये भी एक फर्क है। तो उनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त है कि वो उनको टास्क देते हैं, क्योंकि एक तजुर्बा होता है ना जी, तजुर्बा भी होता है। देखिए, अपना अभी हल्का असर भी जो होता है। बराक ओबामा है, ठीक है, वो भी अभी ये शेल्टर लेस जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम उनके पास अटलांटा में गए थे। ठीक। तो अटलांटा में गवर्नमेंट ने उनको कार्टर सेंटर बना के दिया था। वो कोई कार्टर सेंटर कोई 10-20 मरबों की जगह थी, उसके अंदर ही पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स पे वो काम करे। उनको टास्क था कि ह्यूमन राइट्स पे। तो मुझे इसलिए बुलाया गया था कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफ़ा पंजाब में ह्यूमन राइट्स को ग्रास रूट लेवल पे लेके गया था। पहले देखें, ऐसा होता था कि ह्यूमन राइट्स कोई लाहौर में कोई केसेस हो गया है, लाहौर में कोई केस हो गया तो मीडिया यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो यहाँ से पता चल गया कि, लेकिन जो डीजी खां में उधर होता था उसका पता ही नहीं चलता था। तो मैंने आकर सबसे पहले जो है ना डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटियाँ बनाई, जो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने डिप्टी कमिश्नर के अंडर कर दी। उसकी वजह से हमने 1 साल के अंदर 60,000 ह्यूमन राइट्स के केसेस जो हैं उनको एड्रेस किया। इसी बुनियाद पर, क्योंकि उनके पास आपको पता है कि सारा डाटा जाता है, तो ये सारा ऑन रिकॉर्ड था चीज़ें। तो इसी बुनियाद पर मुझे अमेरिका में एज ए स्टेट गेस्ट। तो अब मुलाकात आपकी रही जिमी कार्टर साहब? जी हाँ सर, जिमी कार्टर के साथ वहाँ पे उन्होंने मुझे बुला कर पूरी तरह उन्होंने मुझे उस वक्त अवार्ड दिया। फिर उनकी मिसेस भी साथ थी, तो उस वक्त भी वो ज़रा काफ़ी उम्र के थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बंदे के लिए ये बड़ी एक एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत। जब आप किसी भी नौयत के अहम आदमी से मिलते हैं, जिसका तजुर्बा भी हो, जिसका एक्सपोजर भी हो, और मुख्तलिफ़ तरह की पोजीशंस पे वो रहा हो, फिर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो उसने एंजॉय की हो, बहुत कुछ उसने देखा होता है, दुनियावी तौर पे बड़ा आदमी तस्वुर किया जाता है। कोई ख़ास बात, कोई ख़ास जुमला, कोई ऐसी चीज़ जो आपके हाफजे में रह गई हो जिमी कार्टर से मुलाकात के दौरान? मेरी मिसेस भी मेरे साथ थी। मेरा आप दोनों से सवाल होगा। आप बल्कि ये यूनाइटेड नेशन में भी मेरे साथ गई हैं। तो अच्छे आदमी तो हैं, क्यों हम इतनी देर से उनको तंग कर रहे हैं? आपने अच्छा बना दिया इतने से टाइम में। बार बार जिक्र कर रहे हैं हम आपका। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने, देखिएगा, तीसरे सेगमेंट तक इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मुनफरिद हो चुके हो। मुझे जिमी कार्टर की सबसे बेहतरीन चीज़ लगी कि वो इस एज में भी जो उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, तो उन्होंने यही बात की कि यार आप लोग कमज़ोरों की आवाज़ बने, जिन लोगों के पास कोई नहीं जाता उनकी आवाज़ बने। जब आप उनकी आवाज़ बनेंगे आप, फिर उन्होंने एक जो बड़ी अहम बात की, उसने कहा कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उस वक्त ही बनता है जब वो अपने रवैयों में तब्दीली लाता है। तो ये एक बुनियादी बात थी जो कि सबको समझने की ज़रूरत है। बेगम साहबा, आपको क्या याद आता है उस मुलाकात से? मुझे याद है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं एज ए पार्टिसिपेंट वहाँ पर मौजूद थी। तो जब वो मतलब एंटर भी हुए हैं तो मतलब बड़ी एक हम्बल पर्सनैलिटी के तौर पे उनको मैंने देखा। और बहुत अच्छे से याद है जब इनको इनका इंट्रोडक्शन दिया गया, इनके बारे में बताया जा रहा था, तो मैं खैर बैठी तो दूर थी लेकिन देख रही थी सारा कुछ। तो उन्होंने खड़े हो के जो था वो इनको वेलकम किया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़े इंसान की जो है वो अच्छे होने की निशानी भी है, रिस्पेक्ट दी, बड़कपन है उनका। जी वाह। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। बेगम साहिबा और एजाज साहब, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एजाज साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बिल्कुल है जी कि मेरे पेरेंट्स का बड़ी ये हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि मैं बड़ा आदमी बनूं। वो मुझ पे उनका ज़्यादा इस बारे में था, लेकिन वो जब मैं इतनी मंजिलें तय करके यहाँ तक पहुँचा तो वो दुनिया में नहीं रहे। तो ये मेरे साथ एक रिग्रेट हमेशा रहता है और इसकी मैं सोचता हूँ। तो जब आप कोई दुनियावी कामयाबियाँ मिलनी शुरू हुई, आप पॉलिटिक्स में आए, आप एमपीए बने, उस वक्त दोनों में से कोई है? दोनों कोई नहीं था। वेरी सैड। तो ये आज भी जब भी इस तरह की कोई कामयाबी मिलती है बच्चों की, तो ज़ाहिर बात है कि ये दिल में आता है कि वो अगर होते। तो अभी मैंने हालिया 2-3 दिन पहले ही उनकी बड़ी पेंटिंग्स बनवाई है। तो इस तरह बस उन्हें हम तस्वीरों में अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि वो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे। मुझे बेगम साहबा। जी बिल्कुल, जैसे ये बात कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए ही, तो बहुत दफ़ा हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत दफ़ा हम लोग अपनी जो हमारी अपनी जो ज़िंदगी होती है उसमें हम इतने मगन होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते, समटाइम्स अपनी जॉब्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। तो एक ये भी रिग्रेट है कि मतलब जिस टाइम पे उनको एक बेटी होते हुए मैं उनकी खिदमत कर सकती थी, उस टाइम पे मैं वहाँ उनके साथ मौजूद नहीं थी। एजाज साहब, कोई गिल्ट रहता है? हाँ बिल्कुल। जब हम पढ़ते थे ना जी, उस वक्त हमेशा वालिदैन से फरमाइश करते थे ये ले दें, ये ले दें। उनके साथ बाज़ार भी जा रहे हैं तो वहाँ नाराज़ हो रहे हैं, लेट रहे हैं नीचे कि हमें ये ले दें। लेकिन वो बाद में एहसास हुआ कि यार उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, कि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि वो हमारी हर डिमांड को पूरी कर दें। इसमें साथ जुड़ा एक वाक़या है कि मैं हमेशा, मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे साइकिल ले कर दी जाए, जिस तरह दूसरे लड़के साइकिल पे आते हैं। तो वो मुझे हर दफ़ा मेरे वालिद साहब कहते थे कि जब आप पास हो गए तो हम आपको लेके देंगे। मैं एक दफ़ा पास हो गया, दूसरी दफ़ा, लेकिन 5 साल तक उनका बजट उनको इजाज़त ना दे सका कि वो मुझे साइकिल लेके दे सके। तो ये दिन भी मतलब देखे हैं। और अभी वो मैं मतलब गिल्ट फील करता हूँ कि मुझे उस वक्त शायद ना मैं उनको, क्योंकि शायद आपको लगता है कि शायद तंग किया हो मतलब के। तो ये ज़िंदगी में ना हमेशा याद रहती हैं चीज़ें। ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? 16 फरवरी नहीं, जनवरी। मेरे साथ बड़ा ना एक ड्रामा ही पॉलिटिक्स में आने का जो है वाक़या था, क्योंकि मैं जब ये बच्चे वगैरह गए हुए थे मरी वगैरह घूमने फिरने, तो जब ये वापस आए तो हम एक ही कमरे में रात को सोए होते, कारपेट पे, गर्मियाँ थी तो एसी वगैरह एक के कमरे पे चला गए। तो सुबह 4 बजे किसी ने फ़ोन किया कि आपका एमपीए हो गया है, लिस्ट में नाम आ गया है। तो इस तरह मैंने कहा पता नहीं मजाक करते हैं, क्योंकि मैंने कोई इतनी स्ट्रगल नहीं की थी। तो इसी तरह ही जब मैं मिनिस्टर बना तो एमपीए बनने के बाद मैं दोस्तों को लेकर, हम किसी पठानों के होटल में ढाबे पे खाना खा रहे थे, तो किसी ने मुझे फ़ोन किया कि टीवी पे देखो आपका एज ए मिनिस्टर का चल रहा है। तो हमने उसी वक्त उस पठान को कहा यार टीवी लगाओ, तो टीवी पे गए। तो ये बड़ी एक मोमेंट बहुत खुशी दी उन लम्हात में। आप जाहिर बात है कि आप घर बैठे बगैर किसी लॉबिंग के, आपको पता है कि मिनिस्टर बनने के लिए बहुत लंबी चौड़ी लेकिन मैंने कोई लॉबिंग शॉपिंग नहीं की। तो अल्लाह ताला ने बस उसने बहुत खुशी दी मोहतरमा जी। जब आपने ये क्वेश्चन किया तो सेम यही बात, खुदावन का बड़ा फजल है कि बहुत कुछ उसने अता किया और बिन मांगे दिया उसने। तो लेकिन वाकई में बिल्कुल ऐसा ही था। और जब इनका मिनिस्टर के लिए नाम आया वो बड़ा एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और आप यकीन करें जब ये घर पे आए हैं तो गैराज में सिर्फ मैं और बच्चे, इनके भाई के बच्चे थे, मेरे अपने बच्चे थे, और हम लोगों ने पूरा गैराज फूलों से जो था वो फूलों की पत्तियों से वो किया हुआ, फूल लेके खड़े हैं कि वो हमारे लिए बहुत एक वो था कि उम्मीद भी नहीं थी और मतलब खुदा इस तरीके से जो था। और जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कोई लॉबी नहीं की, कोई उसके लिए कोशिश नहीं। हाँ जी।
तो वही बता रही हूँ कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये ओहदा कैसा है और सारा कुछ। तो उसके बाद तो खैर अब तक तो काफ़ी कुछ सियासत काफ़ी कुछ आ गया आपको। वाह। ये फरमाइए सबसे तल्ख तरीन याद, बिटर मोमेंट। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश भी की। मैं उन लोगों को नाम तो नहीं लूँगा। नहीं, नाम लेना भी नहीं चाहिए, मगर किस नौयत की, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि यार बहुत सारों अच्छी ने बात ना करनी बहुत सारों ने गिराने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन वो आपने वो जुमला सुना ही है कि वो गिराने वाले से जो उठाने जी जी, वाला, हाथ पकड़ने वाला हाथ जो है पकड़ने के लिए वो बहुत बड़ा होता असल है। ताकत ही उसके पास असल है। ताकत। तो इस तरह बहुत सारे आज भी लोग हाँ। कोशिश तो करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में कोई किसी को कबूल नहीं जल्दी करता। एक्सेप्टेंस जो है ना, उसका लेवल हमारे यहाँ बहुत लो है। सबसे तल्ख तरीन याद। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जब ये मिनिस्टर थे तो पीटीआई की हुकूमत थी उस टाइम। तो जब इन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ी तो आप यकीन करें कि वो लोग जिनके लिए बग़ैर किसी मतलब के या बग़ैर किसी भी फ़ायदे के हम लोग मतलब मोस्टली ये कि बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प करना, या हम लोग समझते थे कि शायद ये बहुत हमारे करीबी हैं। और उस टाइम पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा पीछे हटते, या बिल्कुल भी पूछा तक नहीं किसी ने। तो वो एक मेरे लिए तल्ख एक वो लम्हा था जो कि आज तक नहीं मैं भूलती। तो लेकिन उसके बाद से मैं बहुत बिटर हो गई हूँ, मतलब कह लें कि जो रिलेशंस हैं उनको लेके। तो ये क्योंकि एक बहुत तकलीफ दे वो लम्हा था कि जब ये देखा अपनों को खुद से दूर होते और मुखालफत करते और सारा कुछ, और वो भूलता नहीं है। बहुत सारी इसके साथ ही जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं कि मतलब आप कह लें कि मतलब बहुत से इस तरह के लोग भी थे जिनको मैंने इनको अपनी पॉकेट से जिनको हेल्प करते देखा। और इवन कभी वो आए भी हैं तो उन्होंने कहना चलो वो मतलब बहुत वो नहीं है तो आप उनको आने जाने का भी मतलब पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को पीछे हटते हुए देखा, और जिन्होंने पलट के दोबारा पूछा भी नहीं कि आप किस हाल में हैं, या मतलब कुछ भी है हम फिर भी सर के साथ हैं, या एज ए फैमिली भी फैमिली के साथ हैं। आपको तो लगा वो बदल गए? लेकिन जो ही फिर हकीकत जो है। जैसे ही पोर्टफोलियो दोबारा आया तो फिर वही रौनकें हैं, फिर वही। ये फरमाइए कि एजाज साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। देखिए, हमारी फैमिली में मेरे पेरेंट्स इस दुनिया से गए हैं, मेरी सिस्टर इस दुनिया से गई है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख या आज भी जो मतलब कि हमेशा अकेले में, जब मेरा भतीजा जो था ना वो बहुत जवान था, एक यंग मतलब कि गलबन 21 ईयर्स 27 तो जब उसकी डेथ हुई ना तो वो जो सडन डेथ थी वो हमारी मतलब पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा भंचाल था। क्या इसमें गिरामी था उनका? जोनी। और क्या अचानक क्या हो गया था? उसने सुसाइड की थी। ओह। तो ये कैसी आपको पता है कि तबई मौत जाना एक मुख्तलिफ बात है। तो ये हमें वो लम्हा, हमें वो चीज़ें वो भूलती नहीं है। ये अल्लाह ताला आपके दुख में आसानी फरमाए जी, आपके लिए आसानी पैदा करे, आपकी फैमिली को सब्र दे और आपके भाई को भी सब्र दे जी। वेरी सैड। मोहतरमा, मेरे ताया जो कि प्रीस्ट थे, मतलब जो कैथलिक प्रीस्ट होते हैं वो शादी नहीं करते ना। तो उनका हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी हमारी फैमिली के साथ। और मतलब हम लोगों का जो था, अगर आज हम सब बहन भाई किसी मुकाम पे हैं तो कहीं ना कहीं नहीं मतलब उनका ही सारा उनका बहुत रोल है। फादर फिगर थे वो आपके? हाँ जी बिल्कुल। और मेरी तो अटैचमेंट इतनी थी कि आज भी अगर बच्चे मेरे साथ बात करते हैं कि मामा आप नाना जी को बहुत याद करते हो, तो मैं कहती हूँ बेटे मेरी अपनी मदर और फादर के साथ उतना नहीं था कि अगर मुझे छोटी सी चीज़ भी चाहिए तो हम उनको भी अब्बू बोलते थे ना, तो मैंने उनको जाके कहना होता था। मतलब आज तक मैंने अगर अपना लाइफ में कुछ भी याद करती हूँ तो मेरे सामने वो आते हैं। तो जो है 24 में हम लोग अपने बेटे की शादी करके वापस आए हैं यूएस से, छोटे बेटे की। तो वरना मोस्टली होता था जब भी मैं आती थी तो मैं पहले उकाड़ा जाती थी उनको मिलने, क्योंकि जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते थे सबसे पहले उनकी कॉल आती थी कि पहुंच गई हो सारा कुछ, कि मैं बहुत ज़्यादा उनकी लाडली। और उस दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कुछ अपनी मीटिंग्स की वजह से इस्लामाबाद जाना पड़ गया और मैं उनको नहीं मिल पाई। तो भाई ने हालांकि फ़ोन भी किया कि उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, वो ऐसे बीमार नहीं थे।
तो कहते हैं कि आजकल वो थोड़े डाउन जा रहे हैं, आपको मिल जाओ ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब मैं इस्लामाबाद से वापस आ रही थी, तो मैं डेवो में थी जब उसने मुझे कॉल की। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने प्लान किया, तो ये भी कहते हैं कि मैंने शाम को तो जाना ही है, कल इकट्ठे चलेंगे, सुबह के टाइम आप लोग ना जाओ। तो शाम में मैं सिर्फ रिनाला थी, 15 मिनट का था सिर्फ फासला मेरा रह गया है, जब घर से कॉल आती है कि उनकी डेथ हो गई। कि मतलब ये ऐसा वो है कि जो मैं उनको मिल नहीं पाई, उनसे बात नहीं। हालांकि भाभी ने कहा कि मैंने उनको बताया है कि मतलब मेरे बारे में कि वो आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने कहा है वो। तो आपको रंज है कि वो 15-20 मिनट के फ़र्क से हाँ जी, तो मतलब मुलाकात मैं हो गई। उनको नहीं मिल पाई, और वैसे भी उनका चले जाना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे लिए कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए कोई दुआ करने में। तो मुझे हमेशा कहते थे अपनी दुआ पे यकीन रखा करो, खुदा तुम्हारी दुआ सुनता है। तो कहते हैं हम तो दुआ करते ही हैं, लेकिन जो है अपनी भी दुआओं पे। तो अभी भी मतलब वो मुझे कहीं ना कहीं जब भी मैं परेशान होती तो मुझे एकदम से आता है कि मैं उनको सबसे पहले कहती थी कि मेरे लिए प्रेयर करना। तो वो एक ऐसा मतलब शख्स हैं कि जिनका मेरी ज़िंदगी से चला जाना जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसको आप कह सकते हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। अल्लाह ताला आपको भी सब्र जमील अता फरमाए, thank you. आसानी पैदा फरमाए आपकी ज़िंदगी में। एजाज साहब, ज़िंदगी से क्या डिलीट करना चाहेंगे अगर आपके पास इख्तियार हो तो? देखिए, ज़िंदगी से मैं क्योंकि हमने जो महरूमियाँ देखी हैं ना जी, ठीक है, आज हम उनको याद करते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ा अफसोस होता है कि हम किस किस स्टेज से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली मैं ये सोचता हूँ कि वो जो सूरत हाल थी ना, वो जब सोचते हैं तो फिर बड़ी परेशानी होती है कि यार ये दौर भी हमने देखा है। तो मेरा यही दिल करता है कि ऐसी चीज़ें अब जो है ना जी डिलीट होनी चाहिए, जो कि आपको पीछे माजी में लेके जाके फिर तकलीफ़ होती है। क्योंकि कई दफ़ा आप माजी में जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। एजाज साहब, कौन से दो लोगों से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है आप ज़िंदगी में सबसे पहले मिलना चाहेंगे? एक वो जिनसे आपका ज़ाती ताल्लुक़ था, और एक वो जिनसे कोई ज़ाती मरासिम नहीं है मगर आप उन्हें जानते हैं और उनसे मिलना चाहेंगे आप सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो जो इस दुनिया में नहीं है तो डेफिनेटली मैं वो अपने भतीजे की बात ही करूँगा कि उससे जोनी से मिलना चाहूँगा जब भी। आपको बहुत याद आता है? हाँ जी। तो जिन लोगों को मैं जानता नहीं है लेकिन वो मतलब कि इस दुनिया में नहीं है, तो वो मेरे लिए सबसे आइडियल जो थी वो नेल्सन मंडेला साहब। जी हाँ, क्योंकि शायद उससे पहले उनके बारे में ज़्यादा ना मैं समझता, लेकिन जब से मैंने उनकी बुक पढ़ी है तो फिर मैं ख़ुद भी वो जहाँ पे कैद थे वो वहाँ चीज़ें देख कर आया हूँ। तो अब उनकी स्ट्रगल को देखा है वहाँ पे, मैंने खुद वो उन जगहों पे एक्सपोजर करके आया हूँ कि किस तरह आप उनकी स्ट्रगल का और अंदाज़ा हाँ जी, हुआ, और उनका दौर अंदाज़ा बढ़ा। हुआ कि किस तरह उन्होंने, हालांकि देखिए कि इतनी उस शख्स ने जदोजहद की, लेकिन वो आज भी वहाँ पे जो स्लेवरी है वो उसी तरह ही है। तो लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उसकी स्ट्रगल जो है ना उसका रिज़ल्ट 60-70% हुआ है, 30% नहीं हुआ। हाँ, मैं ये गुजारिश कर रहा था जब आपने कहा ना कि आज भी उसी तरह से, तो मैं ये कह रहा था कि उस तरह से तो नहीं है, और एक अपना किरदार तो उन्होंने अदा किया ना। हाँ जी, किरदार तो देखें उनको, लेकिन उनके जाने के बाद वो जो समझते थे ना कि उनकी सेकेंड ईयर लीडरशिप कुछ कर लेगी, लेकिन वो उस तरह नेल्सन मंडेला की तरह मेहनत नहीं कर सके। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं आप। असल में होता ये है कि तारीकी और ये इस कायनात के उसमें ये जो मोड़ है, ये बाज़ों का सब कुछ एक शख्स बदल नहीं पाता है, मगर वो रात को सिर्फ चमक के एक जो जुगनू है वो ये बता देता है कि कल को एक सूरज भी निकल सकता है। लेकिन मैं उसकी ज़ात से तो इतना ज़्यादा मुतासर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी स्ट्रगल से जो है ना ज़्यादा इंस्पायर, जो उनकी स्ट्रगल थी। जी है। ये फरमाइए कि जोनी से और मंडेला साहब से कोई एक सवाल जो पहला आप करेंगे वो क्या होगा? देखिए, जोनी से तो पहला सवाल मेरा यही होगा कि आपने ये जो एक्ट किया था वो क्यों किया था? क्योंकि देखिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक्ट है। तो नेल्सन मंडेला साहब से मेरा डेफिनेटली यही सवाल होगा कि आज के दौर में
आप जो पूरी दुनिया की, जिस तरह आपने पीस, अमन, जो पीस और टॉलरेंस के ज़रिए, और फिर रिकन्सिलिएशन की जो बात की थी। जी हाँ, तो आज के दौर में आप जैसा शख्स इन लोगों को कोई दिखा सके पूरी दुनिया में कि अमन हो जाए, ताकि ये जंगें बिल्कुल बंद हो जाए। देखिए उनकी स्ट्रगल में एक जो अहम बात जो मेरे नज़दीक सियासी जद्दोजहद। सियासी जदोजहद में, वो ये है कि उन्होंने एक पत्ता नहीं जी, तोड़ा जी। और उसके ज़रिए उन्होंने अपना ऐसे ही। गोल हासिल किए। ऐसे ही। तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा होता है। वरना आम तौर पे देखें कि आप सिकंदर आज़म की फ़तह को आप फ़तह नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कितने लोगों को मारने के बड़ी बाद अहम जो बात फ़तह की। हासिल हुई, हाँ, बड़ी अहम बात किया। तो वो फ़तह क्या होगी। तो मैं उसकी स्ट्रगल को इसलिए भी पसंद करता हूँ। ज़िंदगी क्या है एजाज आलम साहब के नज़दीक? हाँ, ज़िंदगी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक मजमूआ है कि जिसमें आपके सिबलिंग्स, आपके सारे लोग जो हैं वो मिलकर उस मजमूए को खूबसूरत ठीक बनाते है, हैं। कौन से 3 लफ्ज़ों से आप डिफ़ाइन करेंगे ज़िंदगी, जो आपकी ज़िंदगी गुजरी? कौन से 3 लफ्ज़? तीन लफ्ज़ हैं, मोहब्बत और रवादारी, और तीसरा जो है वो एक एक्सेप्टेंस। वाह, मोहब्बत, रवादारी, एक्सेप्टेंस, बड़ी उम्दा बात की आपने। और मैं किसी माशरे के लिए भी एजाज साहब, जी, जी। ये बड़ी उम्दा बात है। मोहतरमा? जी, मेरे लिए ज़िंदगी जो है वो फैमिली है, जैसे कि जिसमें मतलब माँ बाप हैं, बच्चे हैं, और 3 अल्फाज वही माँ बाप और औलाद। वाह, माँ बाप और औलाद, और 16 जनवरी 16 फरवरी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच वसी साहब, आपका भी, आपने इतनी प्यार मोहब्बत से बुलाया, और इन तमाम बातों का भी जो हमने इस शो पर की है। नहीं, बड़ी बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आप दोनों तशरीफ़ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।